आज के वीडियो में इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कुछ अधिनियम पारित किए गए हैं जो कि 1773 से 1853 ईस्वी तक बनाए गए और इसके बाद 1947 तक अधिनियम बनाए गए हैं। सबसे पहले भारत के संविधान के बारे में या किसी भी देश के संविधान के बारे में जाने तो नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है, उसे संविधान कहा जाता है। हमारे देश में विदेशियों का शासन रहा है। इंग्लैंड वासियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और उस कंपनी ने कुछ अधिनियम पारित किए जो कि 1773 से लेकर के 1947 ईस्वी तक ये नियम निर्धारित किए गए। आइए इनको बारी बारी से समझते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। इसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में ही ये नियम बनाए गए जिसे हम भारतीय शासन अधिनियम कहते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आइए इनको समझते हैं। सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया। हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई हमारे देश में व्यापार करने के लिए। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। इस व्यवस्था के तहत वारेन हैंगिस्टन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसस और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। इसी व्यवस्था के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रहना पड़ता था, यानी कि मद्रास और बंबई दोनों का जो गवर्नर जनरल था वो बंगाल में बना दिया गया, यानी कि इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर आते थे। नेक्स्ट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल, जिसको कलकत्ता नाम दिया गया, में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता में था, अभी दिल्ली में है, लेकिन जो सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस उच्चतम न्यायालय के जो प्रमुख न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। ये एलिजा इम्पे ये मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि 3 अन्य जो न्यायाधीश थे वे थे चेम्बर्स, लेमेस्टर तथा हाइड। ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है कि इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया था, यानी कि निजी व्यापार नहीं कर सकते थे। जो भी काम करना था वो कंपनी के लिए ही करना था। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी कि 1781 का एक्ट ये ले आया गया, उसकी जो पिछला एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के लिए। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। इसको समझते हैं। इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया, यानी कि इसके 2 कार्य कर दिए गए, एक व्यापारिक कार्य और दूसरा राजनीतिक कार्य। पिट्स इंडिया एक्ट में भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, यानी कि ब्रिटिशों के अधीन। इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही। द्वैध शासन क्या था? द्वैध शासन था, एक तो था
कंपनी के वाणिज्यिक संबंधी मामलों की देखरेख के लिए, जिसे निदेशक मंडल कहा गया, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि एक संघ था डायरेक्टर्स का जो कि व्यापार को देखते थे, और दूसरा था राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो एक हो गया डायरेक्टर्स और दूसरा हो गया कंट्रोलर। ये द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त किए गए। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर और गवर्नर जनरल तथा वायसराय, इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर बने 1758 से 1760 तक तथा दोबारा बने 1765 से 67 तक। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर 1772 ईस्वी से 1774 ईस्वी से, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बड़ा पद और गवर्नर उससे छोटा पद 1774 से 1785 तक रहे। इसके बाद आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो कि 1828 से 1834 तक रहे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1834 से 1835 ईस्वी तक रहे। फिर नाम आता है लॉर्ड कैनिंग का। कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो कि 1856 से 1858 ईस्वी तक। भारत का प्रथम वायसराय भी बनाया गया इनको 1858 से 1862 ईस्वी तक। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय, मार्च 1947 से अगस्त 1947 तक ये भारत के वायसराय रहे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इन्हें बनाया गया अगस्त 1947 से जून 1948 तक। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, जून 1948 से जनवरी 1950 तक सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी, इसका दूसरा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 भी है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये चार्टर एक्ट जो लाया गया, इसमें जो कंपनी के अधिकार थे वो 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी की बात करते हैं। इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके व्यापार का एकाधिकार था, संपूर्ण अधिकार उन्हीं का था। फिर उसमें भ्रष्टाचार बहुत होने लगा, उस कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगा। भ्रष्टाचार जब होने लगा तो ब्रिटेन के जो शासक थे उन्होंने एक एक्ट लाए 1813, और 1813 में इस एकाधिकार को आंशिक रूप से कम कर दिया गया। कंपनी को चीन से व्यापार तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। लेकिन अब जब करप्शन कम करना था तो उसके लिए उन्होंने और छोटी छोटी कंपनियां भेजी, और छोटी छोटी कंपनियां जब भेजी, पहले एकाधिकार था, एक ही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। उसके बाद ब्रिटेन से कुछ छोटी छोटी कंपनियां और आईं और उन्होंने भारत में व्यापार करने के लिए कहा। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें भारत में अफीम उगाने के लिए इजाज़त दी गई। अफीम उगा करके और वो चीन में जा कर के बेचते थे, और चीन से चाय ले आकर के चाय का व्यापार करते थे। तो इस पे उनका एकाधिकार बना रहा, चाय के व्यापार पर और भारत से अफीम चीन में बेचने के लिए। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई। चार्टर एक्ट 1813 में शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई। 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य देखने के लिए कहे गए। 1833 का जो एक्ट लाया गया तो उसके पहले आंशिक रूप से अधिकार छीने थे, और इसके बाद उसको पूरी तरह से उसके अधिकार छीन लिए। अब केवल वो राजनीतिक कार्य ही देखेगी कंपनी। एक गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य, जिसको सर्वप्रथम मैकाले को शामिल किया गया था। इस एक्ट के तहत सपरिषद यानी कि परिषद सहित गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। 1833 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत
1833 में ही इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। ये इस एक्ट का एक मुख्य बिंदु था। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया तथा 1843 ईस्वी से इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया। 1853 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक यानी कि अलग करने की व्यवस्था की गई। इसमें कार्यपालिका और विधायी शक्तियां दो अलग अलग कर दी गई। विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 के चार्टर एक्ट में। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया 1853 के एक्ट में। आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब चूंकि 1857 में क्रांति हो चुकी थी, स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति, उसके बाद ब्रिटेन सरकार ने एक एक्ट लाया 1858 के नाम से जाना गया। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। इसी में सम्मिलित था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो लागू द्वैत शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया इस 1858 के भारत शासन अधिनियम में। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत के वायसराय के नाम से भी जाने लगा, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटेन के जो शासक थे का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था, यानी कि इंडिया में एक वायसराय का पद का सृजन किया गया जो ब्रिटिश शासन के अधीन था। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति की। देखिए, वायसराय बनाया गया। वायसराय, अब वायसराय राजा के लिए होता था, इंडिया में जो राजा हुआ करते थे। और जो राज्य सचिव बनाया गया, राज्य सचिव, ये ब्रिटेन के शासक, ब्रिटेन के जो शासक थे उनके अधीन, यानी कि ये पद जो था राज्य सचिव का, ये वायसराय से बड़ा पद था। ये इंडियन राजा का वायसराय था, सलाहकार था, और ये ब्रिटेन यानी कि बीच की कड़ी थे राज्य सचिव, ब्रिटेन और वायसराय के बीच की। अब आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों यानी कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। इसी एक्ट के अंतर्गत वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। 1861 के एक्ट में वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया। नए प्रांत का निर्माण कर सकता था वायसराय। वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति भी प्रदान की गई थी। कुछ बिंदु हैं जो 1862 में बंगाल का गठन किया गया, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गठन किया गया, 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में जानते हैं कि इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार इनको बिल्कुल नहीं था। 1892 के एक्ट में सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ करना। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय थे उस समय, जॉन मॉर्ले राज्य सचिव थे उस समय। यानी कि 1909 का जब अधिनियम पारित हुआ तो जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो और जो राज्य सचिव थे वो थे जॉन मॉर्ले। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण यानी कि कानून बनाने का तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान
किया गया था। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान इसी 1909 के अधिनियम में किया गया था। 1909 का जो भारत अधिनियम था, इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल भी किया गया। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट, लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना भी की गई। 1909 के भारत परिषद अधिनियम में इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसी एक्ट के तहत प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक तो था हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। इन दो भागों में बांटा गया। हस्तांतरित का मतलब था विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि, कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। मत डालने यानी कि वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसी अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष के बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। इस अधिनियम के तहत भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको नरेंद्र मंडल के नाम से जाना गया, की व्यवस्था की गई थी। 1935 का भारत प्रशासन अधिनियम ये आज भी चल रहा है। इसी का बहुत सारा जो अनुच्छेद हैं या जो अनुसूचियां हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसमें प्रस्तावना का अभाव था, इनकी प्रस्तावना नहीं थी। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई थी, ये वाली व्यवस्था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। पहले द्वैत शासन प्रांतों में था, लेकिन बाद में प्रांतों से समाप्त करके स्वायत्तता प्रदान कर दी गई, इनकी स्वयं की सत्ता। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था भी की गई थी। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों जैसे कि बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई थी। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसने भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा वर्मा ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 के शासन अधिनियम में। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक जो आज का जो संवैधानिक ढांचा चल रहा है, जो संविधान चल रहा है, वो वर्ष 1935 के अधिनियम पर ही आधारित है। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर
अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों डोमिनियन स्टेट्स जिसको भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। इन दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया, यानी कि जो ब्रिटिश शासन था वहां पर भारत का सम्राट कहा जाता था वो समाप्त कर दिया, क्योंकि भारत तब स्वतंत्र हो चुका था। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। मतलब जो रियासतें थीं उनको ये अधिकार दिया गया था, चाहे तो भारत के साथ पाकिस्तान मिलकर रह सके या अपना अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना सके, ये उनको स्वतंत्रता प्राप्त थी। प्रत्येक अधिराज्य द्वारा अपना संविधान बनाने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई थी। मतलब ये कहा गया था कि जब तक अपना स्वयं का संविधान निर्माण नहीं कर लेते तब तक आप 1935 के जो अधिनियम था, संविधान था, उसकी व्यवस्था के अनुसार अपना शासन चला सकते हैं।